जैसे ही वित्त मंत्री भाषण देने आती हैं बजट को लेकर के, और वो जो पोटली होती है उसको लेकर के जब सदन में आती हैं, तो सबकी निगाहें, हमारे जैसे आम आदमी की निगाहें यही होती है कि टैक्स में इस बार क्या होगा। और पूरे टाइम जो है कान लगा करके इंसान यही सुनता रहता है कि टैक्स में कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा, टैक्स दरें किस तरीके से जाएंगी। मनीष सिन्हा सर बताएंगे कि टैक्स में क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं इस बार के बजट में, क्योंकि पिछली बार जो टैक्स में बड़ा बदलाव देखने को मिला था इनकम टैक्स में, इस बार सर क्या है मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि पूरी देश की निगाहें यही थी। और बड़े आसान तरीके से समझा दीजिए हमको कि क्या मिला है लोगों को। पिछले 2-3 सालों का विवेचना पहले कर लेते। इस बार ज़्यादा बहुत कुछ मिला नहीं है मिडिल क्लास को, लेकिन 2024 में जब निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी तो उस समय उनका जो साड़ी का कलर था वो रेड कलर था। तो रेड कलर हमेशा खतरे की घंटी होती है। तो 2024 में शॉर्ट टर्म गेन को 15% से इंक्रीज करके 20% कर दिया गया था, और जो प्रॉपर्टी सेल परचेज पर इन्फ्लेशन का इंडेक्सेशन मिलता था उसको रिड्यूस कर दिया गया था। लास्ट ईयर 2025 में वही निर्मला सीतारमण जी ऑफ वाइट कलर पहनते। तो ऑफ वाइट या वाइट कलर का मतलब होता है शांति। तो लास्ट ईयर हमने देखा कि इनकम टैक्स का जो 7 लाख का बजट था, 7 लाख का लिमिट था, उसको इंक्रीज करके 12 लाख कर दिया गया। इस साल इनका जो साड़ी का कलर था वो पर्पल एक डिसेंसी होता है, मतलब मैं सब कुछ हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने किया कि मैं मिडिल क्लास को कोई भी राहत नहीं दूंगा, जितना पैसा होगा सब मेरा ही होगा। तो ये जो शुरुआत में ही इंडिकेशन दिया गया वो लास्ट तक आते आते मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं दिया गया है डायरेक्टली, क्योंकि इसके पीछे एक और वजह है कि लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 लाख से 12 लाख कर चुके थे। तो इस बार इनके पास ज़्यादा प्रोविजन नहीं था। हाँ, इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा सकते थे, या जो 12 लाख का लिमिट था उसको 15 लाख या 20 लाख कर सकते थे। ये हमारा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके साथ निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स लागू होने वाला है। तो अब आपके और हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि न्यू इनकम टैक्स क्या है, क्योंकि भला क्या है। हाँ। और पुराने में क्या ज़्यादा टैक्स लगना है और नए में कम टैक्स लगना है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक आपने कभी सुना होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। मैं 99 से इनकम टैक्स भर रहा हूँ, 99 से लेकर 2025 में तकरीबन ये 25 से 26 साल हो गया। 99 में भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ था, और आज भी पुराने एक्ट में 100 रुपीज़ ही है। उसमें कहा जाता है कि कोई भी बंदा अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो उसमें 100 रुपया का खर्च होता है। बस 100 रुपया में कौन सा स्कूल चलता है ये हर कोई जानता है। तो इसी 100 रुपये में तो सर फॉर्म भी नहीं आता है, जो फॉर्म भी नहीं आता, बिल्कुल सही बात। तो इसी चीज़ को रिड्यूस करते हुए इसमें जो भी प्रॉब्लम थे, जो पुराने एक्ट में जो भी अनरिलेवेंट सेक्शन थे उसको हटा के नया सेक्शन बनाया गया है। और इसके पीछे अगर पॉलिटिकली बात करें तो ये जो सेक्शन ये जो इनकम टैक्स है 1961 से चल रहा था, जो कांग्रेस का दिया हुआ था। तो मोदी जी को कहीं ना कहीं था कि मैं कुछ टैक्स रिफॉर्म लाऊं, तो उन्होंने इनकम टैक्स 2026 लाया, जो आज से 5 साल 10 साल के बाद बोला जाएगा कि मोदी जी ने एक नया टैक्स रिफॉर्म लाया। जितना अभी तक प्रारूप आ चुका है नए टैक्स इनकम टैक्स बिल का, उसमें क्या है कि जो इनरिलेवेंट सेक्शन था, जो मैंने अभी आपको चिल्ड्रन एजुकेशन के बारे में बताया 100 रुपीज़, उस सब अनरिलेवेंट सेक्शन को हटाया गया है और बहुत सारे सेक्शन को क्लब कर दिया गया है। और इस बार जब नोटिफाई किया है, अब जब नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा तो मिडिल क्लास को या टैक्स पेयर को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टैक्स रेट है वही पुराना वाला ही रहेगा, नया कोई टैक्स नहीं लगना है। तो टैक्स स्लैब समझाएंगे अभी की करंट सिचुएशन में क्या है? हाँ, अभी जो ईयर ख़त्म होने वाला है 31 मार्च 2026, इसमें 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स लगना है, 8 लाख से 12 लाख के बीच में 10%, 12 लाख से 16 लाख के बीच में 15%, 16 से 20 के बीच में 20%, और 20 लाख से 24 लाख के बीच में 25%, और 24 लाख से ऊपर होगा तो आपको 30% टैक्स लगता है। ये है। और अगर आपकी इनकम 12 लाख है, सैलरी क्लास, जैसे हमारा इनकम 50,000 60,000 रुपये पर मंथ का है, तो 12 लाख की इनकम तक हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति की तनख्वाह 1 लाख रुपए महीने है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की इनकम इनकम 12 लाख रुपए है तो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ सैलरी इनकम है 12 लाख, अगर उसके साथ वो शेयर में गेन कर रहा है या फिर उसके पास बैंक में एफडी है
या उसके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी वहाँ से रेंटल इनकम आता है, अगर वो इंक्रीज करके 13 लाख 14 लाख हो जाता है तो फिर उसको स्लैब रेट के अनुसार ही टैक्स लगेगा। बट उसमें उसको फिर वो सारा कुछ दिखाना पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये तमाम चीज करके टैक्स, जब वो मान लीजिए 12 लाख है तो 4 लाख के ऊपर तो 5% के दायरे में आ गया ना। हाँ जी। तो वो सब दिखा करके जब वो बचेगा तब जाकर के उसका टैक्स जीरो हो जाएगा। नहीं, अगर किसी भी व्यक्ति का इनकम 12 लाख तक है तब उसको टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का इनकम 13 लाख है, 14 लाख है, 15 लाख है तो उस पर उसको 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख के बीच में 5%, 8 से 12 के बीच में 10% और 12 के ऊपर जो है मान लो कि 15 लाख था तो 3 लाख के ऊपर 15%। तो वो सारा कैलकुलेट करने के बाद आपको टैक्स लगेगा। एक सर बीते दिनों एक बहुत चर्चा हो रही थी इसको लेकर के, जो मान लीजिए जो पति पत्नी दोनों लोग कमाई करते हैं तो ज्वाइंट इनकम टैक्स को लेकर के चर्चा थी, उस पर कुछ बजट में प्रावधान रहा? देखिए, ज्वाइंट इनकम टैक्स आईसीआई ने प्रपोज किया था कि इंडिया में ज्वाइंट इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए जी। ये क्या है कि हस्बैंड वाइफ दोनों का पैन कार्ड अलग है, दोनों अलग अलग एसएससी है। अभी तक इंडिया में क्या होता था, दो अपना अपना रिटर्न फाइल करते थे। जी। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बोला कि अब हम एक ज्वाइंट रिटर्न फाइल करेंगे। इसके पीछे मोटिव क्या था? इसमें मोटिव ये था कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही घर में हैं, खर्चा एक ही है, इनकम चाहे कुछ भी हो। तो इनका ये कहना था कि जब घर चलाना है दो व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, तो हम अलग अलग रिटर्न नहीं करके एक रिटर्न करें। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि इनकम पूरे फैमिली का, डिडक्शन पूरे फैमिली का और टैक्स बेनिफिट पूरे फैमिली को मिले। जैसे आप सभी को पता है कि 50 लाख के ऊपर 15% का सरचार्ज लगता है। मान लो कि हस्बैंड की इनकम 55 लाख है और वाइफ की इनकम 40 लाख है, तो हस्बैंड की इनकम पर 50 से ऊपर होता है तो 15% का सरचार्ज लग गया। लेकिन अगर दोनों का ज्वाइंट रिटर्न का प्रोविजन आ जाता, जो आया नहीं है, तो 95 लाख हो जाता। तो डिडक्शन जो लिमिट है 50 लाख का वो भी 1 करोड़ हो जाता। तो अभी इनकम कितना हुआ 95 और लिमिट है आपका 1 करोड़ का, तो इसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगता। तो अगर ज्वाइंट रिटर्न आता तो सरचार्ज बच जाता, कुछ ना कुछ हम इंडिविजुअल के हाथ में टैक्स बचत होता। और इस पर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक आप लोगों ने किशोर कुमार का गाना सुना होगा, बहुत पहले की गाना है, करीब 60-65 साल पहले, जरूरत है, ठीक है, एक श्रीमती की। तो वो कहीं ना कहीं किशोर कुमार ने आज से 60 साल पहले भविष्य देखा था कि रिटर्न भरने के लिए हमें श्रीमती की जरूरत है, लेकिन समहाउ ये आया नहीं। लेकिन अगले 1-2 साल में ये प्रावधान जरूर आएगा और हो सकता है जो नया इनकम टैक्स बिल की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस प्रोविजन को डाल दिया जाए। और ये टीसीएस रेट रिड्यूस की हुआ है, इसमें इसका क्या मतलब है, क्या कोई फायदा है इससे आम आदमी को? हाँ, टीसीएस रेट क्या होता है कि जब आप किसी को इंडिया से बाहर भेजते हो या एजुकेशन के लिए या हेल्थ क्या के है लिए, टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? टीसीएस होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, कि जो पैसा जहाँ से निकल रहा है वहीं पर पैसा डिडक्ट कर लिया। जैसे हम 10 लाख से ऊपर की कोई भी कार परचेज करते हैं तो जो मोटर कार वाला है, मान लो कि मेरे कार का वैल्यू है 11 लाख, तो जो कार डीलर है वो मेरे से 11,11,000 रुपया लेता है और 11,000 रुपया मेरे पैन कार्ड में जमा कर देता है। जब मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता तो उस 11,000 का टीडीएस के जैसा ही मेरे को क्रेडिट मिल जाता है। तो टीसीएस क्या होता है कि जब आप पैसा कोई खर्च करते हो तो वहाँ पर एक बास्केट लगा दिया गया है या बैरियर लगा दिया गया कि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ट्रैक कर सको, ठीक है, तो वो रिफंड मिल जाता है। वहीं पर जब मान लो कि मेरा बेटा इंडिया से बाहर पढ़ रहा है और हर महीने मैं 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया रेमिटेंस कर रहा हूँ, तो बैंक अभी पिछले साल तक 5% डिडक्ट कर रही थी मेरे ही पैसा से, अब उसको रिड्यूस करके सिर्फ 2% कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा राहत है। जैसे मैं अपने बेटे को 1 लाख रुपया भेजना चाहता, तो हर महीने मुझे 1,05,000 मेरे पॉकेट से आउटफ्लो हो रहा था, अब ये आउटफ्लो 1,02,000 होगा, ठीक है। टीसीएस अगले साल बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मेरा आउटफ्लो तो अभी खराब हो गया ना। तो ये आम जनता के लिए थोड़ा सा राहत है जिनके बच्चे इंडिया से बाहर हैं, चाहे वो एजुकेशन पर्पज से या स्पोर्ट्स के पर्पज से या फिर आपके हेल्थ पर्पज से इंडिया से बाहर जाते हो। तो लेकिन फिर इसमें फ्यूचर एंड जो ऑप्शन, जो सिक्योरिटी वाला टैक्स होता है वो कुछ बढ़ा है या कुछ हुआ उसमें? हाँ, फ्यूचर ऑप्शन सबसे पहले ये समझना कि शेयर में है क्या फ्यूचर ऑप्शन? जी हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि शेयर में ट्रेडिंग 2 तरीके से होता है कि एक हम शेयर को पूरा पैसा देके हम अपने पास होल्ड कर लेते हैं, चाहे वो 1 दिन के लिए होल्ड करें, 1 साल के लिए होल्ड करें या 10 साल के लिए होल्ड करें। एक दूसरा होता है कि उसमें थोड़ा सा पैसा लगा के प्रीमियम या कुछ 10%, 5% प्रीमियम देके हम उसमें एक प्रिडिक्ट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि अगले 1 महीने में या 2 महीने में या 10 दिन में इसका क्या प्राइस होगा। अगर उस प्राइस पर आता है तो उसका प्रॉफिट मुझे मिलता है, अगर उस प्राइस पर नहीं आता तो मेरे को लॉस हो जाता है। तो फ्यूचर करते हैं कि विदाउट टेकिंग डिलीवरी हम सिर्फ वादा करते हैं, वादा अगर उस पर
कमिट हो गया, जस्ट लाइक आप सट्टा कर सकते हो, जैसे क्रिकेट हो रहा तो इंडिया जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो यहाँ पर आप सेबी के भी साइट पर जाओगे तो वहाँ पर बोलता है कि 98% लोग फ्यूचर और ऑप्शन में पैसा लूज करते हैं। तो ये सरकार का एक अच्छा कदम है कि इन्होंने एसटीटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया है ताकि तो इस पे जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था, हाँ, जैसे कि अगर मान लो कि मैंने 10,000 रुपये का प्रीमियम दिया तो 10,000 रुपये के प्रीमियम पर 200 रुपया 250 रुपया कुछ कटता था, उसको और इंक्रीज कर दिया गया है ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो लर्नर है वो इस पर कम जा सके और अपना पैसा बचा सके। तो उन्हें रोकने के लिए कि आप इस तरीके की ट्रेडिंग ना करें, इसको ध्यान में रखते हुए उस पर टैक्स बढ़ा दिया। जैसे कि शराब या सिगरेट की हर साल उसमें एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज कर जाता है, लेकिन अगेन वही चीज़, सिगरेट और शराब हर साल इंक्रीज होता है, लेकिन क्या पीने वाले कम हुए? मुझे तो लगता है जितना प्राइस अप करते हैं नंबर भी अप हो जाता है। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में भी आपने अप किया तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन सरकार की मंशा यही थी कि हम एसटीटी बढ़ाएंगे तो लोग कम आएंगे, लेकिन ऐसे संभावना कम है। सर कोविड टाइम में जब शराब नहीं मिलती थी, दुकानें बंद थी, तब भी लोग ले रहे थे महंगे दामों पे, डबल रेट पे ले रहे थे। जब पहली बार लॉकडाउन में ठेके खुले तो सबसे ज़्यादा भीड़ ठेकों के बाहर लगी थी, बारिश हो रही थी तब भी लोग लाइन लगाए हुए थे। तो मतलब, और वो तो ये कह रहे थे कि हम जो है टैक्स देश की जो है विकास में योगदान देने जा रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा आपको लगता है कि बहुत इफेक्टिव नहीं होगा, जो करने वाले हैं वो करेंगे डेफिनेटली। और एक जो एक्सीडेंटल क्लेम में जो है कुछ टैक्स घटाया गया या कुछ उसमें बदलाव हुआ है, उसको थोड़ा समझा दें जो आम दर्शक हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। भाई देखिए, ये सरकार की नीतियां हैं और आम आदमी की जो सोच है मिडिल क्लास की, वो ये प्रमोट करती हैं कि भाई आप क्लेम टर्म इंश्योरेंस लें, आप हेल्थ इंश्योरेंस लें, और बहुत सारे लोग लेते भी हैं। लेकिन इस पर भी हमें बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है। देखिए बीते दिनों बहुत विरोध के बाद जो है जो ये हम मेडिकल इंश्योरेंस होता है उस पर जीएसटी 5% हुआ। बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, तब लोगों ने कहा कि भाई इस पर क्यों आप लोग टैक्स ले रहे हो। इसमें कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, फिनांस मिनिस्टर ने कहा है कि जो एक्सीडेंटल क्लेम होगा उस पर जो इंश्योरेंस मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। अभी तक क्या हो रहा था कि जब भी मान लो कि मेरा कार इंश्योरेंस है, उस पर 5 लाख रुपया मिला तो उस पर इंश्योरेंस कंपनी 10% टीडीएस काट लेती थी, और उस 5 लाख के ऊपर फिर हमें एग्जम्पशन मिलता था, लेकिन वो लंबा प्रोसेस था। तो इस चीज़ को, वो जो 10% मेरा होल्ड हो जा रहा था, उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है और बोला गया कि जो भी आपको इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ एक गवर्नमेंट को सुझाव देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं, कोई फायर इंश्योरेंस हो या कोई डेथ इंश्योरेंस हो, कोई भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पैसा उसी समय देती है जब हमें कोई क्षति होता है, लॉस होता है। तो लॉस में भी आप हमसे पैसा लोगे, टैक्स लोगे, ये कहीं से कोई औचित्य नहीं है। तो एक फ़ायदा हुआ कि आप कल को एक्सीडेंट होता है, कार का एक्सीडेंट होता है, बाइक का एक्सीडेंट होता है, उससे इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी पैसा देगा, उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। और जो टर्म है, वो हेल्थ है, उस पर उन सब पैसा नहीं हुआ है? नहीं, उस पर नहीं। मेडिकल इंश्योरेंस में तो पैसा अभी आपको कभी मिलता नहीं है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाते हो कैशलेस है, या फिर आप जितना पैसा खर्च करते हो उतना ही पैसा मिलता है। और जो डेथ वाला में है वो ऑलरेडी एग्जम्प्टेड था कि अगर मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ, मेरी डेथ हो जाती है, मेरे फैमिली मेंबर्स को मिलता, तो वो ऑलरेडी टैक्स फ्री था। ये एक कार एक्सीडेंटल में टैक्स लग रहा था, तो उसको टैक्स फ्री किया गया है। और इस बार कोई किसी तरीके का नया सेस आया? जैसे हमने पहले देखा स्वच्छ भारत का सेस लगा है, हम लोग इनकम टैक्स देते हैं उसमें सेस देते हैं, और भी जैसे कई सारे सेस छोटे छोटे 0.2%, 0.1%। इस बार किसी नए सेस का प्रावधान हुआ है? नहीं, इस बार ना कोई टैक्स को इंक्रीज किया गया है, ना कोई टैक्स को डिक्रीज किया गया है, तो कोई नया सेस भी नहीं लगा गया है। यथास्थिति बरकरार। यथास्थिति। तो टैक्स को लेकर के जो भी जानकारी है, हमने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। जो टैक्स पेयर्स को उम्मीद थी, देखिए टैक्स पेयर की सर सारी उम्मीद ये होती है, आम बात कहाँ फंसती है उसको, जब यही फंसता है कि भाई हम हर तरीके का टैक्स दे रहे हैं। मतलब अगर कोई माचिस की डिबिया भी खरीद रहा है तो भी टैक्स दे रहा है, कोई हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है तो भी टैक्स दे रहा है, उसके अलावा कोई इनकम कर रहा है किसी भी तरीके की, वो किसी भी तरीके का इनकम हो उसमें उसको टैक्स जाता है। और भारत को टैक्स के मामले में या बिजनेस के मामले में बीते दिनों तक बहुत अच्छी धारणा नहीं रही थी। बहुत सारे बिजनेस अब यहाँ पे आने से बचते रहे क्योंकि टैक्स ज़्यादा लगता है हमारे यहाँ। बशर्ते दुबई में आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियाँ नई बीते दिनों पिछले 10 सालों में ही देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा। लेकिन इस बार आम आदमी की जो उम्मीदें थी वो यथास्थिति बरकरार रहेंगी। स्टेटस को, जैसे आर्मी की लैंग्वेज में अगर होता है कि स्टेटस को मेंटेन रखा गया है कि जिसकी जहाँ तक सीमा है वहाँ तक वो बरकरार रहेगा, उसके आगे पीछे नहीं जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी। कमेंट करके बताइए आप किस नए विषय पे आपको जानना है। मनीष सिन्हा सर जो सीए हैं, लंबे वक्त से टैक्स पे
इनका काम रहा है। 99 से ये टैक्सेशन को पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और बीते दिनों जितने बदलाव हुए उसके ये गवाह रहे हैं। तो हमें कम आता है, विद्वान को, हमारा पत्रकार विद्वान नहीं होता, पत्रकार का काम होता है विद्वान को आपके सामने ले आए। तो हम विद्वान को सामने ले आए और बारी बारी से आप तक चीज़ें पहुंचाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में क्या जानना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, शुक्रिया।